हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा चालन एवं विकिरण के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गर्म बर्तन से ऊष्मा हास के लिए मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? दोस्तों, गर्म बर्तन से ऊष्मा हास के लिए जो मुख्य प्रक्रम उत्तरदायी है वो है क्या? विकिरण। विकिरण जो है ये गर्म बर्तन से ऊष्मा हास के लिए मुख्य रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है। दोस्तों, ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं। कौन कौन सी? चालन, संवहन और विकिरण। चालन और संवहन विधियों द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सभी तप्त पिंड चाहे वे ठोस, द्रव अथवा गैस हो, विकिरण द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। किसी गर्म बर्तन से ऊष्मा हास के लिए मुख्य रूप से विकिरण उत्तरदायी होता है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, गलत कथन जो है वो है चालन ऊष्मा अंतरण का वह प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही क्या है? हमारा गलत कथन है। दोस्तों, गर्म रेतों पर पैरों का जलना चालन द्वारा ऊष्मा अंतरण का उदाहरण है। ये सत्य कथन है। ठोसों में ऊष्मा अंतरण सामान्यतः चालन के माध्यम से होता है। ये भी सत्य कथन है। और चालन गर्म निकाय से ठंडे निकाय में ऊष्मा अंतरण का प्रक्रम है, तो ये भी सत्य है। और चालन ऊष्मा अंतरण का वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हमको होती है। यहाँ क्या बोला है? आवश्यकता नहीं होती। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चालन विधि से ऊष्मा ठोसों में संचारित होती है। इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक है। इस विधि में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हुए समीपवर्ती कणों को ऊष्मा प्रदान करते हैं। इस विधि में ऊष्मा संचरण किसी भी मार्ग व दिशा में संभव होता है। ठीक है, इस प्रकार विकल्प ए, बी और सी सही है और विकल्प डी क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, जब समान तापमान पर दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो कोई ऊष्मा अंतरित नहीं होती है। क्या होता है? कोई भी ऊष्मा अंतरित नहीं होती है अगर समान तापमान पे दो वस्तुओं को रखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, जब समान तापमान वाली दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात उनके बीच कोई ऊष्मा अंतरित नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबोया जाता है, इसके दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, एक तांबे के चम्मच को गर्म जल में डुबाया जाता है तो इसके दूसरे सिरे पर जो है यह चालन के द्वारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह चालन के द्वारा गर्म हो जाएगा। दोस्तों, तांबा जो है ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है। जब तांबे के चम्मच का एक सिरा गर्म पानी में डुबोया जाता है तो पानी की ऊष्मा उस सिरे से तांबे के कणों को गर्म करती है। इससे ये गर्म कण गति करने लगते हैं और अपनी ऊष्मा ऊर्जा पास के कणों को देने लगते हैं। इस तरह ऊष्मा धीरे धीरे चम्मच के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। यही प्रक्रिया चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाती है। ठीक है, अतः जब तांबे के चम्मच के लिए एक सिरे को गर्म जल में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा चालन प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है ये घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। किस पर? घर्षण पर। दोस्तों, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः घन वस्तुओं में ऊष्मा चालन की दर सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ठीक है ना दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश होता है। दोस्तों ताप का अंतरण जो है मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से जो है बॉयलर भट्टियों में होता है। कहाँ पे होता है? बॉयलर भट्टियों में होता है। दोस्तों ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। क्या होता है? ताप का अंतरण कहाँ पे होता है? चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का अंतरण विकिरण विधि द्वारा ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण किसमें होता है? ठोस में होता है। द्रव तथा गैसों में कैसा होता है? संवहन के द्वारा होता है। और विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का अंतरण विकिरण विधि के द्वारा ही होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो दोस्तों विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से दोस्तों निर्भर रहता है किस पर? इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर, उपरोक्त सभी पर जो है निर्भर रहता है। क्या? विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। दोस्तों विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से सतह तापमान, सतह की प्रकृति, पॉलिश, खुरदुरा, काला या फिर सफेद, पृष्ठ का प्रसार तथा प्रकार सभी पर निर्भर करता है। पृष्ठ का प्रसार तथा प्रकार सभी पर निर्भर करता है। क्या? विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मी प्रसार के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों तांबे की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये होती है 346.4 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। क्या होती है? 386.4 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। दोस्तों तांबे के जल्दी गर्म होने के कारण इसका प्रयोग बर्तनों के लिए किया जाता है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386.4 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है। तांबा एक आघातवर्धनीय तन्य धातु है जो अपनी उत्कृष्ट ताप और विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है। इसमें संचारण प्रतिरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। किसमें क्या होते हैं? संचारण प्रतिरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। किसमें? तांबे में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक है? दोस्तों किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है ये कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होती है? तो पानी की ऊष्मा धारिता जो है दोस्तों ये कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होती है। ठीक है, जल की ऊष्मा धारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक है। जल के अणुओं के बीच बहुत मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है जो जल के अणुओं के बीच उच्च अंतर आणविक बल में योगदान देते हैं। दोस्तों जब जल गर्म होता है तो अवशोषित ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग अंतर आणविक बलों को तोड़ने में किया जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए जल का उपयोग मोटर गाड़ियों के इंजन के शीतलन तंत्र में इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। क्या है दोस्तों अभिकथन ए? ये है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है। कारण क्या है? लोहा गर्मियों में फैलता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की उचित व्याख्या है। दोस्तों लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि लोहे में लोहा जो होता है वो गर्मियों में क्या होता है? गर्मी में फैलता है, इस वजह से। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की उचित व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों ही क्या है? हमारे सही है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों संवहन के सारे क्वेश्चन, कन्वेक्शन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रायः द्रवों में ऊष्मा अंतरण का प्रक्रम क्या है? दोस्तों प्रायः द्रवों में ऊष्मा अंतरण का प्रकरण है क्या? संवहन। द्रवों में ऊष्मा का अंतरण कैसे होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। दोस्तों द्रवों में ऊष्मा का अंतरण संवहन विधि से होता है। संवहन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस विधि में गर्म किया जाने वाला ठंडा द्रव ऊष्मा प्राप्त करके ऊपर की ओर उठता है तथा ऊपर का ठंडा द्रव नीचे की ओर ऊष्मा प्राप्ति हेतु गति करता है, जिससे एक संवहन प्रक्रिया का निर्माण होता है जो पूरे द्रव में ऊष्मा को स्थानांतरित करती है। ठीक है दोस्तों, तो द्रवों में ऊष्मा का अंतरण कैसे होता है? संवहन विधि से होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो संवहन संबंधित तंत्र जो है दोस्तों, ये तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ठीक है, तो संवहन जो है दोस्तों उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण संवहन द्वारा उष्मा का लेन देन होता है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन उष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है। ठीक है, ठोसों में किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की प्रणाली जो है ये है संवहन कन्वेक्शन। संवहन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संवहन कन्वेक्शन उष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। इसमें पदार्थ, गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा उष्मा का क्या होता है? संचरण होता है। ठीक है, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। दोस्तों द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण जो है यह है संवहन। संवहन आपको याद रखना है। ठीक है, ठोस में चालन, द्रव और गैस में क्या? संवहन। ठीक है दोस्तों, द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन है। संवहन जो है, द्रव एवं गैसों को गर्म करने से पहले नीचे का द्रव या गैस ठंडा रहते हैं। जैसे गर्म करना शुरू करते हैं उसको संवहन धारा बनने लगती है। उसको संवहन धारा क्या होती है? बनने लगती है, जिससे नीचे का ठंडा द्रव गर्म होकर ऊपर और ऊपर का ठंडा द्रव नीचे आता है। इसी तरह पूरे द्रव या गैस में उष्मा स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सुचालक, कुचालक और उष्मारोधी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उष्मारोधी नहीं है? तो दोस्तों चांदी जो है ये उष्मारोधी नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि धातु उष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक क्या होता है? उष्मारोधी होता है। इस वजह से खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु उष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक उष्मारोधी, इसलिए खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं। उष्मा के सुचालक वे पदार्थ है जो उष्मा को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। ग्रेफाइट उष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। और जिन पदार्थों में उष्मा का चालन सरलता से नहीं हो पाता या बिल्कुल भी नहीं हो पाता, उष्मा का कुचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊन, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। दोस्तों प्लास्टिक उष्मा का सुचालक है क्या? नहीं। रसोई घर में एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया है क्योंकि एल्यूमिनियम उष्मा का सुचालक है। हाँ, बी वाला कथन सत्य हो जाएगा। उष्मारोधी और चालक दोनों उष्मा को अपने से आसानी से गुजरने देते हैं क्या? नहीं। चालक गुजरने देते हैं, उष्मारोधी नहीं। लकड़ी लकड़ी उष्मा की सुचालक है क्या? नहीं, कुचालक है। तो बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों रसोई घर में एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। एल्यूमिनियम से बने बर्तन जब हम उपयोग करते हैं तो गैस के प्रज्वलन से मिली उष्मा जल्दी और समान रूप से पूरे बर्तन में फैल जाती है। इससे खाना जल्दी और अच्छे से पकता है। अतः विकल्प बी क्या है हमारा? सत्य कथन है। सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबलों का संयोजन आपको अधिक गर्म क्यों रखता है? दोस्तों सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में यदि आप दो पतले कंबलों का संयोजन करके यूज करेंगे तो वो हमको अधिक गर्म रखते हैं। वो इसलिए होता है दोस्तों, दो कंबल की वायु जो है एक अतिरिक्त रोधी परत बनाते हैं, जिससे उष्मा हानि क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? दो कंबल वायु की एक अतिरिक्त रोधी परत बनाते हैं, जिससे उष्मा हानि क्या होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सर्दियों में एक मोटे कंबल की तुलना में दो पतले कंबलों का संयोजन हमें अधिक गर्म रखता है, क्योंकि दो कंबल वायु की एक अतिरिक्त रोधी परत बनाते हैं, जिससे उष्मा हानि कम होती है। अर्थात उनके बीच फंसी हवा एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है। इसलिए विकल्प डी क्या है हमारा? सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही कथन हमको बताना है। तांबा और एल्युमिनियम उष्मा के सुचालक होते हैं, यही सत्य कथन है। सभी धातुएं उष्मा की अल्पचालक होती है, गलत कथन। प्लास्टिक और लकड़ी उष्मा को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं क्या? नहीं, गलत कथन है। शुष्क वायु उष्मा के सुचालक होती है, नहीं। तांबा और एल्युमिनियम जो होते हैं उष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों तांबा और एल्युमिनियम उष्मा के सुचालक होते हैं। लोहा और चांदी अन्य उष्मा के सुचालक पदार्थ है। सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। प्लास्टिक और लकड़ी उष्मा के कुचालक होते हैं। शुष्क वायु उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, ना कि सुचालक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा समूह उष्मा चालकों को निरूपित करता है? तो उष्मा चालक को निरूपित कौन सा करता है? तो एल्यूमिनियम, चांदी और तांबा जो है ये उष्मा चालक को निरूपित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्मा का कुचालक निम्न में से कौन है? तो उष्मा का कुचालक है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊन। ऊन जो है ये उष्मा का क्या है? कुचालक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक होते हैं, नहीं, प्लास्टिक जो है कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है? कथन ए ही हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, उष्मा चालक उष्मा को आसानी से अपने से गुजरने देते हैं, ये कथन सत्य है, क्योंकि उष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो उष्मा को आसानी से अपने माध्यम से प्रभावित होने देते हैं। जबकि दूसरा कथन सभी प्लास्टिक उष्मा के सुचालक होते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्लास्टिक उष्मा के खराब संवाहक मतलब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो होता है उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को निम्न कारणों से गर्म रखते हैं। ऊन जो है उष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है जो कि उष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से उष्मा की हानि नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? तो दोस्तों बैड कंडक्टर कौन है? लकड़ी जो है ये कुचालक है। क्या है? लकड़ी। ठीक है, लकड़ी जो है उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है। विद्युत रोधी इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा और उष्मा के प्रभाव का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा या उष्मा प्रभावित होती है, जैसे लकड़ी सूखी हुई, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि क्या है? कुचालक के कुछ उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोरीसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बोरीसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, इस वजह से। क्यों किया जाता है? यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये सभी अच्छे सुचालक है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, किसी ठोस धातु का उष्मी चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? दोस्तों किसी ठोस धातु का उष्मी चालकता जो है बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है बढ़ते तापमान के साथ में। दोस्तों किसी ठोस धातु की उष्मी चालकता के जो है तापमान T के बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि जो हमारी चालकता K होती है दोस्तों ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तापमान के। यदि तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी और तापमान घटाएंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, अधातु या अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इनकी उष्मी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? अधातु और अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इनकी उष्मा चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, धातु के शुद्ध रूप में उसकी चालकता अधिकतम होती है, लेकिन इसके मिश्र धातु की चालकता इससे कम होती है। तो उष्मा चालकता की यूनिट क्या होती है? वाट प्रति मीटर केल्विन। क्या होती है? वाट प्रति मीटर केल्विन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? सब सर्वाधिक उष्मारोधी की बात कर रहा है दोस्तों, मतलब कुचालक है। कुचालक हमको यहाँ पे देखना है। क्या दोस्तों ये बताइए, कुचालक में एक बात बताइए, रबड़ होता है कुचालक? ठीक है, कांच होता है क्या कुचालक? तांबा होता है क्या कुचालक? यहाँ पे बताइए। नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए, एबोनाइट दिया है, बेकेलाइट दिया है, शुष्क हवा दिया है, कागज कपास दिया है, हवा रबड़, ये सभी क्या है? कुचालक है। चांदी तांबा सोना होता है क्या? नहीं। एल्यूमिनियम यहाँ दिया नहीं, तो बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच उष्मा के प्रभाव में अवरोध को उष्मा अवरोधकता थर्मल इंसुलेशन हम कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबर सर्वाधिक क्या है? उष्मा रोधी है। ठीक है, डैश तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उष्मा के कुचालक कौन से होते हैं दोस्तों बताइए? तो लेड और एच, पीबी और एच, लेड और पारा जो है ये उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है थर्मिस्टर। किसको? थर्मिस्टर को जाना जाता है। थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है
जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान ताप में परिवर्तित होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक, सेल्फ रिसेटिंग करने के लिए, ओवर करंट प्रोटेक्टर के रूप में तथा स्वयं नियंत्रित हीटिंग एलिमेंट में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। किसका? थर्मिस्टर का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ वीन स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा नियम सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? तो कौन सा नियम है दोस्तों जो सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाता है? तो यह है वीन का विस्थापन नियम। किसका नियम? वीन का विस्थापन नियम। दोस्तों सूर्य और अन्य तारों सहित कृष्णिकाओं के वर्णों को उनके तापमान के संदर्भ में समझाने वाला नियम वीन का विस्थापन नियम है, जो बताता है कि एक कृष्णिका से निकलने वाली विकिरण की अधिकतम तीव्रता वाली तरंगदैर्ध्य उसके परम तापमान की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो बोला है क्या बोला था कि जो विकिरण की अधिकतम तीव्रता वाली तरंगदैर्ध्य जो होती है ये क्या होती है? परम ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो तरंगदैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ बी क्या है? बी यहाँ पे वीन स्थिरांक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पात्र जिनमें से एक को काले रंग से तथा दूसरे को सफेद रंग से रंगा गया है, दोपहर में 1 घंटे के लिए धूप में रखे गए हैं, सही फ्रिक्शन का चयन कीजिए। सही फ्रिक्शन हमको बताना है क्या होगा। दोस्तों काला पात्र जो होगा ना वो सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाएगा। काला पात्र क्या होगा? सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। दोस्तों दो पात्र जिनमें से एक को काले रंग तथा दूसरे को सफेद रंग से रंगा जाता है, तो दोपहर में यदि 1 घंटे के लिए धूप में रखा जाता है तो काला पात्र जो होगा सफेद पात्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि सफेद पात्र की तुलना में काला पात्र ऊष्मा उत्तम अवशोषक होता है, जबकि सफेद पात्र ऊष्मा का क्या होता है? परावर्तक होता है। ठीक है, गर्म जलवायु क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है क्योंकि दोस्तों गर्म जलवायु क्षेत्रों में घर की बाह्य दीवारों का रंग सफेद रखना पसंद किया जाता है क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण कैसा रखता है? ठंडा रखता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गर्म जलवायु क्षेत्रों में घरों की बाहरी दीवारों को सफेद रंग से पुताई करना बेहतर होता है क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके घर का आंतरिक वातावरण क्या रखता है? ठंडा रखता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि दोस्तों सूती वस्त्र जो होते हैं ये सूत पानी का उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, गर्मी के मौसम में सूती कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सूती वस्त्र पानी के उत्तम अवशोषक होते हैं और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ते हैं। वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में पसीना शरीर की गर्मी सोख कर वाष्प में बदल जाता है, जिससे शरीर में ठंडक महसूस होती है हमको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? दोस्तों सौर कुकर के अंदर का रंग जो होता है ये कैसा होता है? काला होता है। सौर कुकर या ओवन ऐसे उपकरण होते हैं जो कि खाना बनाने या जल को गर्म करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कुकर एक धातु का डिब्बा होता है और इसके अंदर का रंग कैसा होता है? काला होता है, जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है तथा इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी समय तापमान समय आरेख डैश होगा। दोस्तों तापमान समय आरेख जो होगा वो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक नियम का पालन करता है तो पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरेख विकल्प डी के अनुसार होगा। किसी भी पिंड या पदार्थ को वायुमंडल में ठंडा करना न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आगे का टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए क्लास के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।